देखो बेटा, हमने फ्रिक्शन कल स्टार्ट किया और उसमें हमने देखा कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. वन इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, द अदर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और तीसरा है डायनामिक फ्रिक्शन, या जिसको हमने क्या नाम दिया था, काइनेटिक फ्रिक्शन. दो मैथमेटिकल इक्वेशंस है मेरे पास फ्रिक्शन को लेके. वन इज कि जो एफ एस है that is equal to mu s into r. The force of static friction is directly proportional to the normal reaction, and the force of kinetic friction is also directly proportional to the normal reaction. और basically normal reaction होता है apparent weight of the body. ठीक है. Now we'll move next. देखिए, हमने फ्रिक्शन स्टार्ट कैसे किया था कि हम अगर किसी बॉल को ग्राउंड पे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक बॉल को हमने ग्राउंड पे फेंका, तो वो ग्राउंड उसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है बेटा. जैसे जैसे बॉल आगे जा रहा है, इसके मोशन को अपोजिशन मिल रही है, एंड थोड़ी देर बाद हमने इसको u वेलोसिटी दी थी और फाइनली ये वेलोसिटी v हो गई. हमने इस वेलोसिटी को कम करने के लिए फोर्स नहीं लगाई, लेकिन फिर भी वेलोसिटी कम हुई बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अच्छा, जितना रफ सरफेस होगा बॉडी उतनी जल्दी रुक जाएगी ये. अगर थोड़ा स्मूथ सरफेस होगा तो ये बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा. इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन है दैट इज प्रोड्यूसिंग ए रिटार्डेशन. हम देखते हैं कि वो रिटार्डेशन कितनी होती है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए काम आएगा. रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन. देखो, अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर टाइम टी, दो चीजें हैं, एक तो टी टाइम के बाद रुका और दूसरा एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुका. दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली देखो, फोर्स होती है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन. कोई भी फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स भी मास इनटू एक्सेलरेशन है. लेकिन इधर देखो, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैं इसको बोलूंगा म्यू इनटू आर. तो मैं लिख सकता हूं म्यू इनटू हॉरिजेंटल सरफेस है, इसलिए मैं आर की जगह एम जी लिखूंगा, इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो ए क्या बना, सॉरी एम कैंसिल करना था, म्यू विल रिमेन एज इट इज. सो ए क्या बना, म्यू इंटू जी. ठीक है. इसका मतलब ये है कि रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन जो है दैट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू जी बोल लेंगे बेटा. व्हाट इज रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू जी. ठीक. अगर बॉडी टी टाइम के बाद रुकी, if the body stops after time t, I write 0 equal to u minus at, या v equal to u plus at को यूज करूंगा. मैं ये बोलूंगा 0 is equal to u minus mu g into t, which means mu g into t is equal to u. तो t कितना हो गया, u by mu times g. अगर ये आपको पता करना है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन द सरफेसेस वो है 0.7. तो बताओ, जब यहाँ इस तरह के सिचुएशन में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा वो ये है, क्योंकि बॉडी चल रही थी ना, बॉडी मोशन में थी, तो इसलिए वो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है. तो ये बताना है कि कितने टाइम के बाद
इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 बन जाएगी। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 बन जाएगी? तो आप ये सिचुएशन अप्लाई करोगे, यू राइट t इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 10, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं। सो t विल बी इक्वल टू 40 बाय 7 सेकेंड, 5.7 सेकेंड के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? A ball is rolling on a surface. The initial velocity of the ball is 40 meter per second, and the coefficient of friction between the surface and the ball is 0.7. After what time the ball will stop? The ball will stop after 5.7 seconds. लेकिन अगर ये पूछा होता कि after what distance the ball will stop, कितनी देर बाद बॉल रुकेगा या कितने डिस्टेंस के बाद बॉल रुकेगा। अब जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर ये बॉल x डिस्टेंस के बाद रुका, इफ द बॉल स्टॉप्स आफ्टर डिस्टेंस s, देन आई राइट 0 स्क्वायर v स्क्वायर हो गया u स्क्वायर प्लस 2as माइनस 2a की जगह लिखूंगा म्यू जी इंटू एस। सो व्हाट इज s? u स्क्वायर बाय 2 टाइम्स म्यू जी। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना बेटा, ठीक है? आपके टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे इन पे बेस्ड। s इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू जी। इसी क्वेश्चन को अगर मैं करूं और बोलूं डिस्टेंस पता करो, u स्क्वायर क्या हो गया 40 इंटू 40 divided by 2 into 0.7 into 10, so that is equal to 40 into 40 divided by, या 40 into 20 लिख लेता हूं क्योंकि ये 2 20s are 40 हो गया, ये 7 आ गया। so this will be 5.7 into, ये आएगा ना 5.7, अभी कैलकुलेट किया था, into 20, तो 5.7 into 20 अगर 10 होगा तो कैंसिल, 57 इंटू 2 आएगा आंसर आपका। कैन बी रिटन लाइक दिस, देखो 5.7 को लिख सकते हैं 57 बाय 10 और 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2। सो कोई कैलकुलेशंस नहीं है, 57 को डबल कर लो, 114 मीटर, खत्म। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन के कारण जो रिटार्डेशन होती है, मैं यहां लिखने में लिख रहा हूं म्यू टाइम्स जी, बट जब यहां डाल रहा हूं तो माइनस म्यू टाइम्स जी डाल रहा हूं, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है दैट डिक्रीजेस द वेलोसिटी। ठीक है बेटा? कुछ और टर्म्स की बात करेंगे फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है कोई, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, an object is placed on this horizontal surface. We know the weight of object is mg. It is directed vertically downward. The normal reaction is r. The applied force is capital F, and the frictional force is represented by RF. बेटा याद रखना, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर और सरफेस के पैरेलल होती है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है ये, इट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो अगर मैं ये सरफेस को ऐसे के बजाय नेक्स्ट पार्ट में करूंगा, ऐसे कर दूंगा ना,
तो फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये 4 फोर्सेस इन्वॉल्व है बेटा। ये एक फोर्स है, ये दूसरी फोर्स है, सारी फोर्सेस ये यहाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं देखूं एस, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, किस किस का रिजल्टेंट है देखो मैं लिखूंगा, द एंगल which the resultant of normal reaction and force of friction makes with the normal reaction. It is angle which the resultant of normal reaction and force of friction, इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल को बेटा हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अब इसको अगर मैं एनालाइज करूं, ये मेरे पास एस है, ये मेरे पास एफ है, स्मॉल एफ, ये यहां से मैं यहां ले गया, और ये है मेरे पास आर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू एफ बाय आर, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन एफ तो होता है म्यू टाइम्स आर। अब यहां बॉडी रेस्ट पे है तो मैं इधर एफ एस ही लिखूंगा, सो म्यू एस इंटू आर बाय आर। सो म्यू एस कितना हो गया, tan थीटा के बराबर। ठीक है, यहां से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं in terms of the angle of friction, coefficient of static friction, therefore coefficient of static friction is numerically equal to the tangent of the angle of friction. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है न्यूमेरिकली किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर मेरे को एस पता करना है, आप यहीं से देख सकते हो बेटा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर, तो एस आ जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अबाउट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर बात करेंगे अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज। उसके लिए मुझे एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, आप ऐसे समझना, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने। देन व्हाट आई डू, मैं इसको थोड़ा लिफ्ट करने लगता हूं, लेकिन तब तक ही करता हूं कि बस नीचे नहीं आने चाहिए बॉडी। मैंने मैक्सिमम एंगल कर दिया, इससे ऊपर जाऊंगा तो बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हो गया मेरे पास, ये तो इसके साथ चिपक ही गया है, ये थोड़ा सा स्टिकी है।
इस पे देखते हैं, ऐसे रखो, ये एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा, मैं इंक्लाइन करने लगा, ये यहाँ से डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो गया। उतना इंक्लाइन करना है कि बॉडी का डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये मोशन है। एंड यू कैन सी बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स it just begins sliding, and after that it moves. Let us understand this. ये inclined plane है, मैंने इसी सरफेस को इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ये नहीं भी रखोगे तो चलेगा। एंड द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इट, और ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में है, मींस इट इज नॉट स्लाइडिंग डाउन, बट एंगल जो है, एंगल की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मतलब इससे और ऊपर नहीं जा सकते, मिनिमम नीचे भी नहीं है, इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, अभी बाद में मैं थीटा ही बोलूंगा इसको भी, अभी फाई से रिप्रेजेंट कर लो, यू विल गेट कंफ्यूज कि वहां भी थीटा था यहाँ भी थीटा है, तो दोनों ये एक साथ आ गए तो क्या करेंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो एक को थीटा और एक को फाई बोलेंगे, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। देखो जब बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, मैंने आपको बताया, तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है हमेशा नॉर्मल टू द बॉडी है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल क्यों बोलते हैं, नॉर्मल का वर्ड है, वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्शन मींस परपेंडिकुलर रिएक्शन। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थी ये था नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी ऐसे हो गई तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज होगा, ठीक है बेटा, चलिए जी। और जब इस बॉडी का अगर मोशन होगा तो वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, दैट मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एंगल बढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं एक रफ सरफेस ले लूं, ये मैं थोड़ा सा रफ सरफेस लेता हूं, इसके ऊपर बॉडी रखता हूं, तो ये थोड़ी ज्यादा दूर तक जाती है, लेकिन अगर मैं एक प्लेन सरफेस लूंगा तो मैं तो थोड़ा सा ही इंक्लाइन करूंगा तो बॉडी का डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इसलिए डाउनवर्ड मोशन होगा, लेकिन इस फ्रिक्शन की वजह से वो नहीं हो रहा, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो मैं इस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन ही बोलूंगा, ठीक है। मैंने आपको ये बड़ी बार पहले भी बता दिया कि अगर ये एंगल फाई है तो ये mg जो है it will also get shifted by the same angle, that is phi। अगर ये mg है तो बेटा ये होगा mg cos phi, और इधर होगा mg sin phi। एक हो गया mg cos phi और वर्टिकल कंपोनेंट, जिधर एंगल बनेगा वो हमेशा cos phi होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन कर रहा हूं, इट इज द मैक्सिमम एंगल, maximum angle of the inclined plane when the body placed on it just begins to slide. This is not the actual motion taking place, this is just beginning of the motion, before the motion. It is actually a case of limiting friction. हम जब भी fs की बात करते हैं बेटा, वो बेसिकली fs max होता है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया fs की तो फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं कोई, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो एक वेरिएबल फोर्स है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। बार बार बोलते नहीं है ये चीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो, ठीक है। फिर स्टैटिक क्यों बोलते हैं, सो दैट कहीं लिमिटिंग बोलने से किसी को ये नहीं लगे कि ये मोशन में आ गया, तो स्टैटिक है तो इसका मतलब वो है स्टेशनरी, बट वो बिल्कुल वर्ज पे है, बिल्कुल एक बॉर्डर पे है, अभी इमीडिएटली द मोशन कैन स्टॉप और इट कैन स्टॉप। अगर थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो स्टार्ट, थोड़ा सा नीचे करूंगा तो इट विल स्टॉप, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन when the body placed on it just begins to slide on the inclined plane।
द वेट ऑफ बॉडी, ये आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वेट कौन सा, mg, weight of body can be resolved into two components, और ये कंपोनेंट्स होंगे बेटा जैसे फिगर में दिख रहा है, mg cos phi एंड mg sin phi। एक होगा mg cos phi, दूसरा होगा mg sin phi। लेकिन बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे तो होती है इक्विलिब्रियम है। सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर, देखो बेटा इक्विलिब्रियम है, mg sin phi will be equal to fs, जितनी डाउनवर्ड उतनी अपवर्ड, ये fs इसको बैलेंस कर रहा है। I am saying this mg sin phi will be equal to fs and mg cos phi will be equal to the normal reaction, ठीक है, because it should be like balance, जितनी ऊपर उतनी नीचे, जितनी लेफ्ट उतनी राइट। So when you divide these, we get tan phi equal to fs by r, लेकिन बेटा fs तो होता है mu s into r, therefore tan phi will be equal to mu s into r by r, r cancel, so tan phi भी आ गया कितना, tan phi भी mu s के बराबर आ गया, पहले tan थीटा था वो भी mu s था, तो हम ये बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट होता है वो भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। सो न्यूमेरिकली अगर दो गिवन सरफेसेस हैं, सरफेसेस सेम होने चाहिए तभी तो म्यू एस सेम होगा, मींस इस सरफेस के ऊपर जब मैं किसी बॉडी को रख रहा हूं तब मैं डिफाइन करता हूं मैथमेटिकली कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है परपेंडिकुलर, इधर मोशन करना है मैंने इसका ऐसे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इनका ये रिजल्टेंट हुआ, ये एंगल, दैट इज ओनली मैथमेटिकल। बट एक्सपेरिमेंटल क्या है कि अगर मैं इसी सरफेस को इंक्लाइन करूं तो मैक्सिमम कितना इंक्लाइन कर सकता हूं, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो इन्हीं दो सरफेसेस के लिए, एक ये और एक ये, जो एंगल ऑफ रिपोज है दैट इज इक्वल टू, फॉर टू गिवन सरफेसेस, the angle of repose is equal to the angle of friction for two given surfaces, angle of repose angle of friction के बराबर है, इसलिए हम थीटा और फाई से रिप्रेजेंट अभी तो कर रहे थे, बट इन फ्यूचर हम उसको थीटा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा तब भी थीटा बोलेंगे, अगर हम कांटेक्ट रखेंगे फॉर टू गिवन सरफेसेस, कौन से दो, जो कांटेक्ट में है, सरफेस सेम रहनी चाहिए, ये नहीं एक बार मैं डस्टर को कॉपी पे रख रहा हूँ एक बार उस पे रख रहा हूँ, तो उनके लिए तो एंगल डिफरेंट होगा। फॉर टू गिवन सरफेसेस दिस म्यू एस विल बी सेम एंड व्हेन म्यू एस इज सेम tan फाई और tan थीटा सेम हुए, ठीक है, इसलिए हम थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं दोनों एंगल्स को। फॉर टू गिवन सरफेसेस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एक डेफिनेशन और, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगी, सिर्फ डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है। देन हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, आज तो नहीं करेंगे बट कर पाएंगे इन फ्यूचर। देखो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन की बात करता हूं बेटा मैं, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, देखो एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं,
अभी जो मैंने आपको बताया, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों पढ़ते हैं। अगर हमें एक्सपेरिमेंटली पता करना, आपका प्रैक्टिकल है, कभी स्कूल लगे अगर आपके, तो आप प्रैक्टिकल करेंगे कि ये दो सरफेसेस हैं, बताओ इन सरफेसेस का जो कांटेक्ट है उसका म्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। तो कैसे पता करेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम इसको इंक्लाइन करना शुरू कर देंगे, देखेंगे कितना कर सकते हैं, डाउनवर्ड नहीं आना चाहिए। जो भी एंगल हमने निकाला उसका टेंजेंट जो है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, द टेंजेंट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ म्यू। और वो टेंजेंट क्या होगा, या तो एंगल पता कर लोगे, या जब आपके पास ट्राइंगल बन गई, ये ट्राइंगल बना सकते हैं, तो ये फाई आपने, ये एंगल है, तो कितनी हाइट आ गई, कितना ये बेस है, उससे आपको tan फाई पता चलेगा। और जब tan फाई पता चला तो मतलब आपको म्यू पता चल गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता चल गया, जो थ्योरेटिकली वैल्यू दी होती है, कभी 0.7, 0.8, 0.6, 0.5 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, तो वो म्यू की वैल्यू डिफरेंट होती है। बट डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन की बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूं ऑन ए स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। बेटा ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मैं एंगल थीटा ही लूंगा, और इस इंक्लाइंड प्लेन से एक बॉडी जो है, मैं कैसी बना दूं, सिलेंड्रिकल बना देते हैं, स्फेरिकल बना देते हैं, एक बॉडी जो है वो नीचे स्लाइड करके आ रही है। जनरली हम क्या करते हैं ना, हम बॉक्स जैसा बनाते हैं, अदरवाइज रोलिंग हो जाएगी, और रोलिंग मोशन फिर डिफरेंट टाइप का होता है। ये है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है स्लाइड विद एन एक्सेलेरेशन a, और मुझे वही एक्सेलेरेशन पता करनी है कितनी होगी। इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ये स्मूथ है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, वेट mg डाउनवर्ड है। ठीक है, और खींच के बता देता हूं आपको, ये वेट है mg, ये हो गया आपके पास थीटा, तो ये हो गया बेटा mg cos थीटा, और ये हो गया जी mg sin थीटा। फ्रिक्शन यहां नहीं है। व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स, F इज इक्वल टू mg sin थीटा। दिख रही है सभी को, F कैपिटल लिख लेता हूं। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, mg नहीं, क्योंकि नीचे जो आना है वो mg sin थीटा के कारण हुआ। डाउनवर्ड फोर्स इज mg sin थीटा, देयरफॉर m into a is equal to mg sin थीटा। मैं m को कैंसिल कर दूंगा, a आ जाएगा g sin थीटा। सो व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, अब ये याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। जब किसी स्मूथ सरफेस पे बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है, तो उसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी होगी, g इंटू साइन थीटा। बट इमेजिन करो कि अगर फ्रिक्शन भी हुआ, स्मूथ सरफेस तो है, अगर रफ सरफेस हुआ, ठीक है, नाउ आई विल चेंज इट, ऑन ए रफ सरफेस, बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है, यही बॉडी है, इट इज कमिंग डाउन, बट अभी जो सरफेस है बेटा, वो सरफेस जो है वो रफ है। मैं यहां ऐसे रफनेस दिखा देता हूं, ये रफ सरफेस है। अब अगर ये डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है, बाकी चीजें तो एज इट इज रहेंगी, बट अब यहां पर एक चीज और आ जाएगी, वो हो गई काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में अभी भी ए ही लूंगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, बट अभी यहां पर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन आर भी आने वाला है। तो अब यहां पर देखिए, इफ द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ए, व्हाट इज नेट फोर्स, पहले देखो, नेट डाउनवर्ड फोर्स F इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है mg sin थीटा, एंड अगेंस्ट
जो फोर्स है मोशन के अगेंस्ट वो है एफ के। सो आई से इट इज mg sin थीटा माइनस एफ के। लेकिन बेटा अभी जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और यहां देखो आर किसके बराबर है, हॉरिजेंटल सरफेस पे तो आर होता है mg के बराबर, ऐसे बनता है ये बॉडी, ये आर और ये mg, तो यहां तो आर के इक्वल एंड अपोजिट क्या है, mg cos थीटा। सो म्यू के इंटू mg cos थीटा, ये है मेरे पास एफ के। तो मैं यहाँ एफ के का वैल्यू भी पुट करूंगा, यहाँ इस फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिखूंगा, इट विल बिकम mg sin थीटा माइनस एफ के की जगह क्या लिखा, म्यू के इंटू mg इंटू कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो बेटा मैं दोनों तरफ से m कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास a आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा इंटू जी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक न्यूमेरिकल्स के लिए, अभी तो नहीं करने क्योंकि कल आपका जो टेस्ट है पहले उसके कर लो। अभी खुद इमेजिन करें अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो म्यू के जीरो हो जाए, जब म्यू के जीरो हो गए तो ये सब जीरो, तो ए क्या आएगा साइन थीटा इंटू जी। सो ऑन ए रफ सरफेस जितना ये म्यू के ज्यादा होगा देखो ए उतना कम होगा, मतलब बॉडी विल कम डाउन स्लोली, और म्यू के अगर कम हुआ तो ए उतना ही ज्यादा हुआ, म्यू के अगर जीरो हुआ तो ए विल बी जी साइन थीटा, जी साइन थीटा से ज्यादा नहीं हो सकता। What can be the maximum downward acceleration on an inclined plane? It can be only g sin theta, the maximum. ठीक है, इतना रखिए आज, we have time but थोड़ा सा इशू है आज, इतना कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, कल आपका टेस्ट है, मंडे को करेंगे क्वेश्चंस, और मैं इसका पीडीएफ शेयर करता हूँ आपके साथ अभी, ठीक है, बिकॉज मेरे को जो 10 मिनट अभी टाइम है, मैं पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करूंगा आपके नोट्स को, एंड आई विल शेयर द नोट्स फ्रिक्शन के, ठीक है। इसका कुछ थ्योरी पार्ट होगा जो आप पढ़ लीजिए, डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।